नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि प्लॉट की रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं। प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने का प्रोसेस हम जान लेते हैं एक एक स्टेप के साथ। तो आइए शुरू करते हैं कि प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने का पूरा प्रोसेस शुरुआत से लेकर आखिरी तक क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्लॉट देखना पड़ता है, प्लॉट की लोकेशन देखनी पड़ती है। अगर आप कहीं पे किसी भी लोकेशन पे आपने कोई प्लॉट देखा है तो पता करना पड़ेगा कि भाई ये जो प्लॉट है ये इसका ओनर कौन है, यानी कि इसका मालिक कौन है। अगर आप जो है डायरेक्ट मालिक से बात करते हैं, इसके या इसके ओनर से बात करते हैं, तो उससे आप जो है डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पूछेंगे या फिर वो डायरेक्ट आपको सेलिंग प्राइस बताएगा ही। अगर आप डायरेक्ट मालिक से मिल के डायरेक्ट मिलते हैं प्रॉपर्टी डीलर से, तो प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं कि ज़मीन के प्राइस के साथ साथ आपको ज़मीन की कीमत के साथ साथ अपना कमीशन जोड़कर भी बता देते हैं। और ये कमीशन भी जो है कोई फिक्स नहीं रहता है, यह प्लॉट या ज़मीन की कीमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितना कमीशन लेगा। तो अगर आप डायरेक्ट मालिक से डील करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो इसका अगला स्टेप जान लेते हैं कि अगला स्टेप क्या होता है प्लॉट ख़रीदने का। इसका अगला स्टेप होता है इंक्वायरी करने का, यानी कि पूरी जांच पड़ताल कर लेने के उस प्लॉट के बारे में। आपको उसके बारे में यह इंक्वायरी कर लेनी है कि जो भी प्लॉट आप ले रहे हैं और जो भी उस प्लॉट को बेच रहा है तो उसके पास क्या यह अधिकार है बेचने का या फिर नहीं है। तो आप लोगों को ये पूरी तरह से पता कर लेने हैं और उसके प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी देख लेने हैं कि क्या वह ओनर के पास यानी कि मालिक के पास हैं या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी आप देख सकते हैं। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। और या फिर देखने के बाद आप जो है दोनों के एक एक कॉपी ले सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और पावर ऑफ अटॉर्नी के एक एक फ़ोटो कॉपी या ज़ेरॉक्स ले सकते हैं। इसके बाद ही आप लोगों को इंक्वायरी के तौर पर एक चीज़ और करनी है कि आप लोगों को आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर लेनी है, पता कर लेना है कि क्या ज़मीन के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है या फिर कोई वाद विवाद तो नहीं चल रहा है या फिर उसमें कोई कब्जा तो नहीं है। ये सब इंक्वायरी आपको पहले से पूरी तरह से कर लेनी है। तो इसका अगला स्टेप हम जान लेते हैं क्या है। इसका अगला स्टेप है पेमेंट करने का। वैसे तो ज़्यादातर लोग रजिस्ट्री से पहले ही पेमेंट कर देते हैं, कुछ लोग आधा पेमेंट करते हैं और कुछ आधा पेमेंट रजिस्ट्री के बाद करते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपने पहले पेमेंट कर दी है, लेकिन आपको एक बात का ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको जो है पेमेंट कैश में नहीं करनी है। आपको पेमेंट कभी भी कैश में नहीं करनी है और ना ही कैश में करें। आपको हमेशा पेमेंट या तो चेक से करनी है या तो फिर आपको पेमेंट ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन या चेक के माध्यम से ही पेमेंट करनी है। अब आप लोग ये जानते ही होंगे क्यों करते हैं ऑनलाइन या फिर चेक से पेमेंट। इससे क्या होता है कि एक जो है ट्रांजैक्शन होता है तो जिससे एक सबूत हो जाता है। इसके अलावा आप सबूत के तौर पे जो है लिखित में ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो है क्या करना होता है कि लिखित में लेने के लिए आपको सेलर और बायर दोनों की सिग्नेचर और दो गवाहों के सिग्नेचर सबूत के साथ उनके आईडी के साथ जो है करवाने पड़ते हैं लिखित के तौर पे कि आपने उनको पेमेंट कर दी है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हर प्रॉपर्टी के दो रेट होते हैं, एक सरकारी रेट और एक सेलिंग रेट। तो जो सरकारी रेट होता है वह सरकारी रेट ज़मीन का कम होता है, लेकिन सेलिंग रेट जो है वो बेचने वाला ज़मीन का मालिक बताता है, वो सरकारी रेट से बहुत ज़्यादा होता है सेलिंग रेट। तो रेट इसी हिसाब से लगते हैं। उसमें जब आप स्टैंप करवाने जाते हैं, जब रजिस्ट्री करवाने जाते हैं
तो स्टैम्प जो होते हैं वह सरकारी रेट के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। उसमें सेलिंग रेट के हिसाब से ज़्यादातर नहीं लगते हैं, क्योंकि सेलिंग रेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्टैम्प पेपर में जो है आप जो स्टैम्प लगवाते हैं या लगाएंगे, आप खुद नहीं लगाएंगे, वो तो वकील द्वारा ही लगवाएंगे। तो वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में ज़मीन जो होती है उसके सरकारी रेट के हिसाब से ही स्टैम्प लगते हैं उसमें। जैसे कि आप मान लीजिए कि 20 लाख की ज़मीन खरीद रहे हैं, ये उसका सेलिंग रेट है और इसका सरकारी रेट बहुत कम होगा, जो कि हर राज्य का अलग अलग होता है। ये आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं। तो रजिस्ट्री करवाते समय जो रजिस्ट्री होती है वो सरकारी रेट के हिसाब से ही होती है और सरकारी रेट के हिसाब से ही वहाँ पर स्टैम्प पेपर लगते हैं। तो ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान में रखने के साथ जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ कि जैसे किसी प्लॉट का 13 लाख रुपए एक सेलिंग रेट है, लेकिन इसका लगभग सरकारी रेट 4 लाख लगभग होगा। तो ये लगभग का रेट है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये हर राज्य का और हर जगह का और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग है। मैं केवल एक एग्ज़ाम्पल या उदाहरण दे रहा हूँ। तो सेलिंग रेट जैसे 13 लाख है तो उसका सरकारी रेट लगभग 4 लाख के आसपास होगा और स्टैम्प जो इसमें लगेंगे वो लगभग 56 से 60 हज़ार रुपये के आसपास के लगेंगे। तो एक मोटा मोटा हिसाब है उदाहरण के तौर पे। तो इसके बाद जो है हम अगला स्टेप जान लेते हैं रजिस्ट्री के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो रजिस्ट्री के लिए डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या क्या लगेंगे, इसमें जो है सेलर का जो है आपको सेलर और जो बायर होंगे उसके जो है फ़ोटोज़ लगेंगे और आईडी लगेंगे। फ़ोटोज़ तो आप जानते हैं क्या होते हैं और आईडी के तौर पे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब आप लगा सकते हैं। वहाँ पर इसके साथ साथ सेलर और बायर के साथ साथ आप लोगों को 2-3 गवाहों के भी फ़ोटोग्राफ्स और आईडी जमा करनी पड़ती हैं। गवाहों के भी सिग्नेचर, फ़ोटोज़ और आईडी वहाँ पर लगती है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है सबूत के तौर पर। तो इसका अगला स्टेप जान लेते हैं कि इसका अगला स्टेप क्या है। इसका अगला स्टेप होता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सेलर बायर के जो फ़ोटोज़ हैं, आधार कार्ड, आईडीज़ वगैरह जो भी हैं और उसके साथ साथ 2 गवाहों के आईडीज़, फ़ोटोज़, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको क्या करना है कि वहाँ पर कोई एक वकील आपको हायर करना पड़ता है। जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने कई वकील आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि एक जो है एडवोकेट यानी कि एक वकील जो है आपको हायर कर लेना है अपने हिसाब से। वहाँ आपको जो है लगभग सभी वकीलों का फ़िक्स रेट रहता है कि वो सभी वकील जो है एक तरीके ही फ़ीस लेते हैं और इसके अलावा जितने भी रुपए के वहाँ पर जो स्टैम्प लगेंगे वो उसके अलावा 15-20 हज़ार रुपये अलग से लेते हैं अपनी फ़ीस के तौर पे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद स्टैम्प लगाएगा। उसके बाद जो स्टैम्प वो लगाएगा वो सरकारी रेट के हिसाब से ही स्टैम्प लगाएगा। 1-2 घंटे में सारे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स, सारे स्टैम्प पेपर्स या जितने भी चीज़ें हैं वो 2-3 घंटे में, 1-2 घंटे में तैयार करके आपको दे देगा। वकील से फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में ही जाना पड़ता है। वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में आपको 3 काउंटर मिलते हैं। पहले काउंटर में जाने के बाद वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होता है। वहाँ वेरिफिकेशन के तौर पर आपसे ये पूछा जाएगा, जो जितने भी लोग होंगे वहाँ पर, जैसे कि सेलर, बायर और गवाह, तो ये जितने भी लोग होते हैं उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप ज़मीन बेच रहे हैं। सेलर से पूछा जाएगा और जो बायर होगा उससे यह पूछा जाएगा कि क्या आप जो है ज़मीन खरीद रहे हैं। गवाहों से ये पूछा जाएगा कि आप जो है इनको जानते हैं और आप इनकी गवाही देने के लिए तैयार हैं।
तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछ लिया जाता है और साथ में ये भी पूछा जाता है कि आप जो है कितने में ज़मीन ख़रीद रहे हैं या आप कितने में ज़मीन बेच रहे हैं। तो वहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में वेरिफिकेशन के काउंटर में, जो कि पहला काउंटर होता है वेरिफिकेशन का, तो वहाँ पर जो है आपको ज़मीन के सरकारी रेट ही बताने हैं। वहाँ पर आपको सेलिंग रेट नहीं बताने हैं अगर वहाँ पे पूछते हैं तो। जैसे कि मान लीजिए कि 10 लाख रुपए की ज़मीन है तो सरकारी रेट के हिसाब से आपको 4 लाख बताना है। ये एक उदाहरण के तौर पे है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 लाख की ज़मीन है तो आपको 4 लाख ही बता देना है। ये एक मोटा मोटा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये एक पेमेंट का तरीका होता है। तो यहाँ बताने का वहाँ पे कि अगर 10 लाख रुपए की अगर सेलिंग प्राइस है तो आपको 4 लाख के हिसाब से बताना है सरकारी रेट। तो ये भी बताना है कि पेमेंट हो गया है या फिर आगे अभी करना बाकी है। तो वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में जो दूसरा काउंटर होता है, पहले काउंटर में आपका वेरिफिकेशन हो गया, दूसरे काउंटर में जब आप आएंगे तो वहाँ पर सभी के सेलर और बायर के सारे जो है मतलब जो सेलर हैं और जो बायर हैं, जो गवाह हैं, उन सभी के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। सबूत के तौर पे फिंगरप्रिंट्स लिए ही जाते हैं। उसके बाद जो है उनके आँखों का स्कैन किया जाएगा। तो आँखों का स्कैन भी होता है वहाँ पर। तो ये सबूत के तौर पर सभी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सारे जो है वेरिफिकेशन करने के बाद आपको तीसरे काउंटर पे जाना पड़ता है। तो तीसरे काउंटर पे होता क्या है कि वहाँ पे रजिस्ट्री के सारे पेपर आपको तीसरे काउंटर में सबमिट करने पड़ते हैं और वहाँ पे सभी के यानी बायर के, सेलर के और जो गवाह हैं उनको साइन करने पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद यानी कि लगभग जो है